नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुखालफत में सरकार के अंदर और संगठन के लोग ही बार बार हवा दे रहे हैं कि योगी जी को हटाया जा सकता है। सीटों पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, इसको लेकर भी यही लोग बार बार ये बता रहे हैं कि योगी की ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा है और ये योगी विरोधी धड़े की सोची समझी रणनीति का भी एक हिस्सा बताया जा रहा है। लगभग 1 महीने 22 दिन से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शासन और सत्ता तंत्र में असमंजस जैसी स्थिति भी योगी के विरोधी ही पैदा कर रहे हैं, चाहे वो संगठन में हो या फिर सरकार में। संगठन के लोग भी अपने अपने तरीके से योगी और केशव की लड़ाई को असल में योगी बनाम, अगर देखा जाए तो योगी बनाम दिल्ली दरबार की बताकर चटकारे ले रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं। और मजे तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ले रहे हैं। अखिलेश यादव पहले मानसून ऑफर दे चुके हैं कि 100 सीटें लाओ, सरकार बनाओ। अब वो मानसून ऑफर किसके लिए है, अपने अपने तरीके से लोगों ने इसे परिभाषित किया है। अब अखिलेश यादव के चाचा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और उनके चचेरे भाई सांसद धर्मेंद्र यादव, ये लोग भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अभी अखिलेश भैया का मानसून ऑफर अभी भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं हुआ है। मानसून ऑफर अभी भी कायम है। तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों बार बार कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को वो निशाना क्यों साध रहे हैं? पहले भी विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश में कह चुके हैं स्टूल वाला मंत्री। अब आज अखिलेश यादव ने यह कहकर राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी कि केशव प्रसाद मौर्य मोहरा भर हैं दिल्ली दरबार का। पासवर्ड दिल्ली दरबार के पास है और वाईफाई कनेक्शन तो कहीं और ही है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। अखिलेश के बयान के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज है। नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनसे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब पता नहीं उनको किस आयोग की बैठक में हिस्सा लेना है। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने अखिलेश के मोहरे वाले बयान पर केशव से जवाब चाहा तो केशव ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का मोहरा हैं, दलित और पिछड़ा विरोधी हैं। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में खबर है कि वो नीति आयोग की बैठक में तो जरूर गए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, जेपी नड्डा से मिल सकते हैं जो अध्यक्ष हैं, और क्या वो अमित शाह से मिलेंगे, इस बात पर मुझे संदेह है, लेकिन हो सकता है मिलें। योगी और उत्तर प्रदेश के जो दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, ब्रजेश पाठक भी पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। क्या गणित बन रहा है, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये पता है नहीं, लेकिन जो कुछ लगातार चीज़ें हो रही हैं वो आरोप विपक्ष भी उसमें मजे ले रहा है कि दिल्ली के इशारे पर लगातार ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ये कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। ये और इनके समर्थक विधायक और संगठन में लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, तरह तरह के से बयान दे रहे हैं। वो चाहे अनुप्रिया पटेल हों, उन अनुप्रिया पटेल ने एक आरक्षण का पत्र लिख दिया। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने खुद उन विभागों से आरक्षण का विवरण मांग लिया जो मुख्यमंत्री के पास हैं, नियुक्ति और कार्मिक। तो कुल मिलाकर ये दोनों उप मुख्यमंत्री किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैबिनेट की बैठकों में न जाकर ये अनुशासनहीनता किसके इशारे पर कर रहे हैं? ये एक अलग तरीके की चर्चा और डिबेट का विषय बनकर रह गया है। विपक्ष और खुद योगी के खेमे के लोग कह रहे हैं इस सबको पता है कि ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब संगठन की बात करें तो उसमें संघ को हम नहीं शामिल करते हैं। संघ से अलहदा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो भी योगी विरोधी स्वर वहाँ से फूटते रहते हैं, भूपेंद्र चौधरी से लेकर बहुत सारे नेता। और ये भी पता है कि भूपेंद्र चौधरी योगी के समर्थक तो नहीं हैं,
भूपेंद्र चौधरी को किसने बनाया, किसने बनवाया, ये सब जगजाहिर है। तो संगठन और सरकार के अंदर से योगी के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके तुलना में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने इधर एक हफ्ते के अंदर गियर चेंज किया है और उन्होंने टॉप गियर अब लगा दिया है। कांवड़ वाली यात्रा का जो फरमान है उसके बाद से लगातार उनकी मुलाकात उन नेताओं से हुई है जो उनके विरोधियों के दुश्मन है। तो कहा यह जाता है कि विरोधी का दुश्मन जो होता है दोस्त होता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने भी राजनीतिक दांव चलना शुरू कर दिया है? संगठन के एक बड़े धड़े को ये लगने लगा है कि योगी को हटाने, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई दाल गलने वाली है नहीं। क्योंकि अब थोड़े दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव है विधानसभा, और उस वक्त तो योगी जिस तरीके से लोकप्रिय हैं पूरे देश में, उनको हटाना नामुमकिन हो जाएगा। तो अभी नहीं तो फिर जल्दी नहीं, इस तरह वाली स्थिति है। योगी आदित्यनाथ हालांकि जैसा मैंने कहा वो आक्रामक नजर आ रहे हैं, तेवर अपना रहे हैं और राजनीतिक रूप से वो मेल मुलाकात करके संकेत और संदेश दे रहे हैं। दोनों तरह से यूपी में योगी फिलहाल पावरफुल नजर आ रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है। ये चिंता दिल्ली दरबार में बैठे योगी के विरोधियों को परेशान भी कर रही है। मंथन में आज इसी पर चर्चा कि क्या योगी, पावरफुल योगी, विरोधियों को करेंगे पस्त। देश के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात की तस्दीक करते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त देश का सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, पोस्टर बॉय हैं। और अगर हिंदुत्व को पैमाना माने तो नरेंद्र मोदी भी उनसे बड़े नेता नहीं हैं हिंदुत्व के मामले में। वैसे नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनके बाद योगी आदित्यनाथ का नंबर आता है। लगातार देश भर से योगी आदित्यनाथ के लिए लोग जिस तरीके से उनके बारे में राय रखते हैं, समाज में जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनका एक जाति समीकरण भी है जिसको लोग बार बार उससे कहकर चिढ़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही। क्षत्रिय समाज जो उत्तर प्रदेश में और देश में उसकी अच्छी खासी आबादी है, 8-9% है, वो भी योगी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। और इस चुनाव से पहले ये नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया कि योगी आदित्यनाथ हट जाएंगे तो उस वोट में भी कमी आई, बहुत सारी चीज़ों में कमी आई, उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है। लेकिन बार बार योगी विरोधी ये नैरेटिव बनाते हैं कि ये 10 चुनाव योगी का फैसला कर देंगे जो विधानसभा के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 10 चुनाव इतने बड़े राज्य के ताकतवर मुख्यमंत्री को हटा नहीं देंगे। ये एक परसेप्शन पब्लिक के बीच बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर योगी को लेकर संघ में जो चर्चा है, संघ अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे चीज़ें बढ़ाना चाहता है तो योगी आदित्यनाथ को हटाने वाला कोई है नहीं। ये बिल्कुल आप स्पष्ट जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ कतई नहीं हटेंगे। और अगर आप ये लगने लगा है कि इस बार दलित ओबीसी बीजेपी से खिसका है और अगर ओबीसी यानी कि मंडल के रास्ते पर जाना होगा भारतीय जनता पार्टी और संघ को, तो फिर योगी आदित्यनाथ हटेंगे। लेकिन अगर कमंडल के रास्ते पर रहना है, जो कि कोर मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ का, तो फिर योगी आदित्यनाथ को हटाने की ताकत किसी में है नहीं। अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं उसके मूल जो कंटेंट है वो सुनिए। तो विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड है। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं।
अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाएं, कौन मिलाए? सब जाए मिलने जाओ, क्या मिलेगा वहां? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? है? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने, पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। अनुप्रिया पटेल को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि वो, माफ कीजिएगा, पल्लवी पटेल के बारे में, पल्लवी पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली, वो 2 दिन लगातार ऐसी खबरें हैं मिली और आधा घंटे अपने पति प्रवीण सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई। पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी से विधानसभा चुनाव हराया था और इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुखर दिख रहे हैं। उनकी बैठकों में नहीं जा रहे हैं। प्रयागराज मंडल की बैठक थी, कुंभ की महत्वपूर्ण समीक्षा थी, दोनों चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं थे। आज लखनऊ मंडल के कार्यों की समीक्षा थी, लखनऊ से विधायक भी हैं, ब्रजेश पाठक नहीं थे, केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं थे। तो ये लगातार मुख्यमंत्री की बैठक में न जाकर एक तरीके से अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और ये अनुशासनहीनता किसके इशारे पर हो रही है, ये जग जाहिर है, क्योंकि इन दोनों नेताओं में ये ताकत तो है नहीं कि ये योगी जी की कैबिनेट बैठक में अकेले दम पर ना जाने की हिमाकत करें। ये बहुत साफ तौर पे, मैं बहुत कटु शब्दों में इस बात को कह रहा हूँ, बहुत बोल्डली इस बात को कह रहा हूँ कि इनमें वो ताकत नहीं है, ना तो राजनीतिक ताकत है, ना साहस है, ना इनके इतना समर्थन है, ना इतने लोकप्रिय नेता हैं कि वो योगी जी की कैबिनेट में न जाएं, योगी जी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दें। तो इनको ताकत कहीं और से मिल रही है और वो है दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार में कौन ताकत दे रहा है सब पता है। पूरा संगठन एक तरीके से बिल्कुल इस बात को साबित करने पर तुला है। प्रधानमंत्री से भी मिले भूपेंद्र चौधरी, सारे लोग मिले कि भाई योगी जी की वजह से हम हार गए। अरे भाई, योगी जी की वजह से आप हार गए तो आप क्या कर रहे थे? आप कौन सा भजिया तल रहे थे, पकौड़ा तल रहे थे क्या कौशल विकास या पिछड़ों का बड़ा चेहरे के रूप में उन्हें चुनौती आगे ना दें, इसलिए वो बताने की कोशिश करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ नहीं है, शक्ति नहीं है, पिछड़ों के लिए क्या काम करेंगे, स्टूल वाले मंत्री हैं, कभी पासवर्ड बताते हैं, कभी मोहरा बताते हैं। वो इतना ज़्यादा घुमा फिरा के उन्हें परेशान कर रहे हैं अखिलेश यादव कि केशव मौर्य कुछ ना कुछ बोल दें, और ये अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर एक अलग तरीके का जो रणनीति है वो अंदर बन रही है। और संघ के साथ एक बैठक उत्तर प्रदेश के नेताओं की दिल्ली में प्रस्तावित है, संभावित है। उस बैठक में क्या होता है क्या नहीं होता। केरल में भी एक बैठक की जानकारी है कि संघ का जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक केरल में निकट भविष्य में होने वाली है, उसमें भी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारी चीज़ें तय होनी हैं। तो योगी से दूरी क्या है, मजबूरी, ये दोनों लोग डिप्टी सीएम, मजबूरी तो साफ है कि भाई दोनों के अंदर आकांक्षाएं हैं, दोनों केशव और ब्रजेश दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और योगी जी के रहते तो फिर भाई मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी लगातार संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर आप निशाना साधोगे तो वो फिर पल्लवी पटेल से भी मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। एक और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है लगातार उत्तर प्रदेश में कि एक उदय भान करवरिया पूर्व विधायक, वो समाजवादी पार्टी के एक विधायक के हत्या के आरोप में जेल में बंद थे, और उन विधायक की पत्नी बिजमा यादव आज की डेट में भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनको जवाहर पंडित उनका नाम था, जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित, और उनकी प्रयागराज में कैफ़े के बाहर AK-47 से गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में उदय भान करवरिया जेल में बंद थे, उन्हें उम्र कैद हो गई थी, कई लोगों को उम्र कैद हुई थी, लेकिन अचानक सरकार ने उनके बेहतरीन चाल चलन के कारण उन्हें 11 साल सजा काटने के बाद ही 3 दिन पूर्व रिहा कर दिया। ये सरकार ने निर्णय लिया है। उदय भान करवरिया जेल से बाहर आ गए। तो करवरिया जी
उनकी पत्नी नीलम करवरिया भी सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, पूरा परिवार ही इस तरीके का है। लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए इनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि ये पूरा करवरिया परिवार केशव प्रसाद मौर्य का प्रबल और घोर विरोधी रहा है, इस बात की भी चर्चा है। तो ये स्थितियां, ये परिस्थितियां, भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे जब कहा गया कि भाई नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तो उन्होंने इसे साफ तौर पर इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हार के कारणों की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कारण निकल के आए हैं और क्या इसके ऊपर आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है, और हम लोग को जनता ने चुना है, और निश्चित रूप से हमारी आस्था, विरासत और परंपरा हमारी प्राथमिकता में है। भाजपा उसी आधार पर आगे बढ़ रही है, उसी एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने चुनाव का कहा, लोकतंत्र में जय पराजय होती है, अंतिम निर्णय जनता को करना होता है। हो सकता है कि कुछ कमी हम लोगों से रही हो कि हम अपनी बात लोगों को ना समझा पाए हो, विपक्ष का जो नेगेटिव एजेंडा है वो प्रभावी रहा हो, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन कमियों को सुधार के जनता के बीच में जाएंगे। तो भूपेंद्र चौधरी ने अपने कर्तव्य की इति सी कर दी, लेकिन समीक्षा तो भूपेंद्र चौधरी की भी होनी चाहिए, ब्रजेश पाठक की भी होनी चाहिए कि लपक लपक कर ज्वाइनिंग करवा रहे थे और धड़ाम हो गई पार्टी उत्तर प्रदेश में, और तोहमत योगी के सिर। आज मंथन में सवाल इसी बात को लेकर हम कर रहे हैं कि योगी कितने पावरफुल, और योगी आज भी पावरफुल हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने, बूझने और हमारे दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में समझाने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। हयात साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और कुछ देर में और भी वरिष्ठ पत्रकार और साथी जुड़ेंगे। आज चूँकि मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना और अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, डिकोड करना चाहता हूँ कि ये मसला है क्या, चल क्यों रहा है, योगी जी की शक्ति क्या है। मैं तो मान रहा हूँ कि भाई वो आज भी पावरफुल हैं, और वो बीच बीच में दिखा देते कि मैं ताकतवर हूँ, आज की डेट में भी योगी जी। और ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये लगातार अनुशासनहीनता कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहे हैं। इससे एक तरीके से माहौल खराब हो रहा है सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। 1 महीने 22 दिन का वक्त हो गया है। डॉक्टर एमएल वर्मा साहब, 1 महीने 22 दिन से यही चल रहा है, घमंजा जिसको कहते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, कि क्या गुरु क्या घमंजा चल रहा है। तो ये घमंजा चल रहा है भाजपा के संगठन और सरकार में। प्रोफेसर वर्मा जी, पूछ क्या रहे हैं आप? क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि भाई ये केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, ये और ब्रजेश पाठक, ये भाग भाग के दिल्ली जाते रहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई संटिंग, ये तो जो डबल इंजन की सरकार थी उसमें तीसरा इंजन आ गया, वो संटिंग कर रहा है। तो ये विपक्ष मौज ले रहा है सरकार के अंदर भी। मतलब अब विपक्ष की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को। सरकार के अंदर विपक्ष है, संगठन के अंदर विपक्ष है, और एक असमंजस की स्थिति है। हर तीसरे दिन रहता है योगी जी हट जाएंगे, योगी जी हट जाएंगे। हमारे मीडिया के साथी भी इसमें पार्टी बने हुए हैं, वो भी अपना इस पार्टी में उस पार्टी में रहते हैं घूम फिर कर, कि उनको भी कहीं ना कहीं कुछ रहता होगा। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि अचानक होता है कि भाई योगी हटेंगे क्या, शुरू हो जाता, सपना आने लगता है। अरे भाई क्या कारण है, क्यों हटेंगे योगी? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों हटेंगे? दुर्गेन जी, सभी साथ में जुड़े हुए अपने साथियों का अभिवादन जी, और दर्शक सभी जनता का अभिवादन। निश्चित रूप से आप ये जानिए कि हर व्यक्ति का एक प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर होता है। और माननीय योगी जी का नेचर है डायनामिक नेचर वाला, यानी उसमें जिसमें समझौता की बात नहीं होती है,
इन दोनों डिप्टी सीएम को डिप्टी सीएम तो कहा गया है, लेकिन अगर आप कहें तो इनके हक में या इनके बात का, इनकी वॉइस का कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे तो एक ही चलता है, नाम भले कुछ हो, लेकिन चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे विधायक हो, वहां पर किसी की चल नहीं पा रही है। योगी जी की खुद में चलती है। तो इसलिए सबसे बड़ी घबराहट यह है कि योगी जी इतने अपने प्रवृत्ति के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से और किसी दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, पहली चीज। जी। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें कि साहब जो मुख्य मुद्दा आपका कि पल्लवी पटेल से मिले या अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी, तो अनुप्रिया पटेल जी की चिट्ठी लिखने का मुख्य वजह केवल वो विरोध करना पार्टी में नहीं था। अनुप्रिया पटेल जी की वजह ये थी चिट्ठी लिखने की कि वे अपने जनाधार को बचाना चाहती थी। कारण ये आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो जातीय समीकरण जी, उसको ध्यान नहीं दिया, मनमानी वही मोदी मैजिक के हिसाब से टिकट दिया और रिजल्ट सामने है। सपा ने 11 कुर्मियों को टिकट दिया था और इन 11 जगहों पर अनुप्रिया पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने घुमाया, लेकिन एक भी सीट पर प्रभाव नहीं डाल पाई। इसका निष्कर्ष ये निकलता है। नहीं, ये चर्चा हम लोगों ने इसी मंच पर की थी। ब्रजेंद्र प्रताप ने कहा था कि 11 कुर्मियों को टिकट दिया है, आपने भी इस बात को कहा है, उसमें 7-8 जीत गए हैं समाजवादी पार्टी के। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये कहें कि ये कुर्मियों के नेता हैं, तो कुर्मियों के नेता नहीं बल्कि स्वयं के नेता हैं। और ये कहने का, जिसको कह सकते हैं कि जातीय आधारित उसका वो एक लाभ लेते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं या संजय निषाद जी हैं, ये सभी लोग, इनके हाथ में कुछ है नहीं। केवल ये जिसको आप कह सकते हैं कि जातीय आधार पर उसका लाभ लेने का, पार्टी में लाभ लेने का, सत्ता का लाभ लेने का षड्यंत्र है इन लोगों का, बाकी कुछ नहीं। यही हाल पल्लवी पटेल जी का है। हालांकि पल्लवी पटेल के साथ जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कहूंगा कि वो ज्यादा उच्छृंखल है, इसलिए जल्दी सत्ता और जल्दी वो सारी चीजें चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, वो शायद सपा में उतना संभव अभी नहीं हो पाएगा और उतना जनाधार भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 4000-5000 वोट से सिराथू से अगर जीती हैं, तो सिराथू की अगर आप जनसंख्या देख लीजिए, पॉपुलेशन, वहां कुर्मियों की बहुत ज्यादा संख्या है, तो उस आधार पे जीत गई। केशव मौर्य की इतनी संख्या नहीं है, तब भी वो बराबर में रहे। नंबर 2, जो प्रदेश में जो चल रहा है, तो प्रदेश में चलने का कारण केवल योगी जी का व्यवहार है, बाकी कुछ नहीं है। जहां पर डिप्टी सीएम का नहीं चल पा रहा है, तो विधायकों की कौन सुनेगा। और निश्चित रूप से आपने इससे पहले भी देखा होगा कि अनेकों विधायकों के और अनेकों मंत्रियों के तमाम से स्टेटमेंट्स आए, और वो स्टेटमेंट सुन करके मैं ताजुब करता हूं कि अगर सत्ता में इन लोगों की कोई पूछ नहीं है, तो आम आदमी की क्या पूछ होगी। दूसरी बात, एक दूसरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता योगी जी चला जरूर रहे हैं, लेकिन करप्शन इस कदर करप्शन फैला हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूं, पर्सनल। हमारी मैडम है 30 जून 2023 में रिटायर की है, अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली। 1 लाख रुपए घूस मांगा जा रहा है। मैं 30 जून को 2 साल पहले रिटायरमेंट ले चुका हूं। 1 लाख रुपए घूस मांगा जा रहा है, उनको पेंशन नहीं मिली, जीपीएफ नहीं मिला। ये करप्शन है। मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति, अब सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखिए, जो व्यक्ति नौकरी से रिटायर कर जाए, अगर उसके ऊपर कोई आरोप ना हो, कोई चार्जेस ना हो, तो उसको यूजुअली जुलाई में पेंशन मिल जानी चाहिए। लेकिन जुलाई छोड़ दीजिए, 2 साल बाद में भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। ये करप्शन की पोजीशन, बहुत खराब पोजीशन है। और जो रेट था करप्शन का, वो 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि पहले की सरकारों में करप्शन था, लेकिन अब तुलना आपने खुद ही कर दी कि 5 गुना हो गया है। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति से, एक जो रिटायर कर गया है आदमी, 1.5 साल हो गए, उसको पेंशन नहीं मिली, उसका जीपीएफ नहीं मिला। जो अभी रिटायर किए, मेरे साथ के जितने भी साथी हैं, सब ये कह रहे हैं कि साहब 1 लाख रुपए देना है, बाबू को भेज दीजिए, पैसा भेज दीजिए तो हो जाएगा। ये करप्शन है। और हर मंत्री, हर डिपार्टमेंट वो अपने में लगा हुआ है। तो इसलिए कुल मिलाकर के शासन की बात बहुत खराब है। जहां पे विधायकों की नहीं सुनी जाती है, मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है, तो वहां क्या कहें। नहीं, तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी का जो
सख्त रवैया है, उसकी वजह से ये सब बवंडर मचा है। केशव भाग भाग के दिल्ली जा रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिल्ली में ही पड़े रहते हैं। गुरगेन जी आप ये जान लीजिए हाँ। कि जो आला अफसर हैं ये पूरी सत्ता अफसरों के हाथ में चल रही है, और अफसर उसमें करप्शन को दूर नहीं करते हैं। करप्शन, बल्कि हमने और लोगों से बात की, बाबुओं से बात की, तो उन्होंने कहा साहब ये तो ऊपर तक जाता है, हम क्या कर सकते हैं। जब ऊपर तक जाएगा तो फिर क्या होगा। और मोदी जी कहते हैं कि राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ और 10 पैसा पहुंचता है, तो ऊपर से करप्शन नीचे था, और यहाँ तो नीचे से करप्शन ऊपर है। आप जो बता रहे हो राजीव गांधी की बात में, आपकी बात में सीधा उल्टा मामला है, उल्टा है। वो कह रहे थे ऊपर से नीचे आता है, आप कह रहे हो ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है। जी ये मैं आपको बता दूं, जो इलेक्शन हुआ है उसमें एंटी इनकम्बेंसी और समीकरण दोनों चीजें काम की हैं। और भाजपा की गलत फहमी की मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक नहीं, आदमी को कम से कम अब इस पर अगर बात करें वर्मा जी, तो संघ ने चिता दिया था कर्नाटक के चुनाव के बाद कि भैया मोदी मैजिक को नरेंद्र मोदी के अकेले चेहरे पर और हिंदुत्व पर आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, ये तो बता दिया था संघ ने। एक चीज बताइए, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 1 लाख केसेस सुप्रीम हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, और हाई कोर्ट में जिसके एक पार्टी होती है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं, इसलिए मजबूरी में कोर्ट में गए। क्या प्रदेश में विजनरी कोई नियम है कि नीति आयोग या न्याय आयोग बना दें, और उसमें से जो सरकारी स्तर पर हम इसी बात पर तो आज चर्चा कर रहे हैं वर्मा जी। मैं इसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि 1 महीना 22 दिन से जो असमंजस है, सरकार संगठन, मतलब विपक्ष को कोई काम करना नहीं पड़ रहा है। अखिलेश यादव एक ट्वीट कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, और ऐसे वो उत्प्रेरित कर देते हैं, हल्ला मचने लगता है कि भाई मामला क्या है। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कितने पावरफुल हैं, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके विरोधी सरकार और संगठन में जो भी हैं वो लगातार अंदर ही अंदर हमले कर रहे हैं, पब्लिक में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, बहुत सारी काम बहुत ख़राब चल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ इस देश के और उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सीधे रुख महेंद्र सिंह का करेंगे। महेंद्र सिंह जी, कुल मिलाकर दिल्ली में भी हलचल है, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं योगी जी। केशव और ब्रजेश पहले से ही हैं, संघ की एक बैठक की बात कही जा रही। ये तरह तरह की जो खबरें हैं वो निकल कर बीच में आती हैं। पत्रकार लोग ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते रहते हैं और हर तीसरे दिन कहते हैं अब कल क्या होगा। आज भी बहुत सारी खबरें चल रही, कल क्या होगा। हमारे प्रोड्यूसर ने भी नीचे लिख दिया है कि अब कल क्या होगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो मीडिया का परसेप्शन, दूसरा क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? एक मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठकों में, कुंभ जैसी महत्वपूर्ण बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो भाई इनकी कोई राजनीतिक इतनी बड़ी ताकत तो है नहीं दोनों की, कहीं ना कहीं तो इनको ताकत मिल रही होगी। महेंद्र जी। जी बिल्कुल, आप सही इशारा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर इन दोनों लोगों की संयुक्त ताकत भी देखी जाए तो इतनी नहीं है कि ये लोग कम से कम मुख्यमंत्री की बैठक में ना जाएं। संवैधानिक तौर पर वो मुख्यमंत्री हैं और इनका कर्तव्य बनता है कि जाएं। अगर सामान्य अभी वो होता एक तरीके से माहौल, तो ये लोग मुख्यमंत्री से पहले वहां पहुंचे हुए मिलते। और यही वजह है कि ऊपर से हाथ है इनके ऊपर, और शायद शीर्ष नेतृत्व ही इन लोगों को इस काम पे लगा के रखा होगा कि आप जरा अपना कुछ दिखाइए तो कि आपके पास कितना समर्थन है, आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास आप क्या कर सकते हैं। मतलब दावेदारी तो पेश कीजिए, और दावेदारी पेश पॉलिटिकल तौर पे तभी होती है जब आप तमाम ऐसे नेताओं को, अपने वर्ग के जिस समाज से आते हैं आप, उस समाज के नेताओं का आपको समर्थन मिले,
विपक्ष आपको किस तरीके से घेर रहा है और आप उसको किस तरीके से काउंटर करते हैं, साथ में सहयोगी दल हैं जो, उनसे आप किस तरीके से समर्थन है आपका, किस तरीके से वो लोग आपके कहने पे आपके साथ आएंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, और कुछ आंकड़े मीडिया में आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने वालों का तो लगता है कि 100 से ऊपर विधायकों से वो मिल चुके हैं। तमाम विधायकों से, तमाम दूसरी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो ये अनुशासन के दायरे में तो कम से कम नहीं है। अगर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सब देख रहा है, अगर अनुशासनहीनता के दायरे में ये चीजें नहीं आ रही हैं तो फिर क्या चीजें आएंगी? नहीं महेंद्र जी, ये कहा जा सकता है कि भाई विधायकों से मिलना क्या दिक्कत है, मिल रहे हैं, विधायकों से मिलना तो अनुशासन तोड़ना नहीं है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी पल्लवी पटेल से मिल रहे हैं, संजय निषाद से मिल रहे हैं। हम दरअसल जी कहना ये चाहते हैं कि क्या जो लोग भाग भाग कर दिल्ली जाते थे, सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं कि हर चीज़ में वो दिल्ली भाग कर जाते थे, तो वो क्या वो भाग भाग कर वो यूपी आ रहे हैं? क्या वो जो केंद्र है, एपी सेंटर है, क्या वो दिल्ली से अब यूपी शिफ्ट हो रहा है क्या? मैं जरा इसको इस रूप में देख रहा हूं। दरअसल यूपी बहुत महत्वपूर्ण है सियासत के लिए और केंद्र की राजनीति के लिए भी। अब योगी आदित्यनाथ, जैसा आप इंट्रोडक्शन में कह रहे थे, इतने कमजोर तो नहीं है कि उनको शिवराज सिंह चौहान की तरह हटा दिया जाए, उनको दूसरे और मुख्यमंत्रियों की तरह हटा दिया जाए। तो ईपी सेंटर तो पॉलिटिक्स में पहले भी रहा है उत्तर प्रदेश और अभी भी है उत्तर प्रदेश। लेकिन देखने वाली बात यह है, जो बहुत गौर करने वाली बात है, कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है या फिर स्थानीय नेता खुद अपने आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। संघ कितना इन्वॉल्व है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कितना इन्वॉल्व है, इसको डिकोड करने की भी जरूरत है। ठीक बात है। योगी जी की जो सियासत है, योगी जी की सियासत में एक जो सेंटर पॉइंट आ रहा है तमाम जगहों पर, आप किसी से भी पूछेंगे तो एक है कि वो अपना जो शासन है वो प्रशासनिक अधिकारियों के बलबूते पे चलाते हैं, और इसकी वजह से नाराजगी नेताओं में है, और वो नेता कहीं ना कहीं ऊपर तक शिकायत भी करते हैं, क्योंकि एक नेता का एक बहुत बड़ा ये भी दायित्व होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के काम करा सकें। वो काम हो नहीं रहे हैं। उसको आप चाहे तो ये कह लीजिए कि प्रशासन करप्शन के उसमें डूब गया है और वो ऊपर से आदेश लेता है, बिना पैसे के बीजेपी के नेताओं के भी काम नहीं करता है, और बीजेपी जो सत्ता में है पार्टी वो पैसा क्यों देगी, वो नेता पैसा क्यों देगा? या तो ये है क्योंकि करप्शन के आरोप इनके विधायक, पार्टी के अंदर के विधायक भी लगा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि आखिर लखनऊ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, शीर्ष नेतृत्व के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सत्ता दिल्ली की उत्तर प्रदेश से ही चलती है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और जिस तरीके से इस बार हारे हैं उसकी समीक्षा हो रही है, और उस समीक्षा में ये चीजें निकल के आ रही हैं कि एक तो प्रशासन है, प्रशासनिक करप्शन है, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा ये कि इस बार ओवरऑल चुनाव में, चाहे वो कट्टर हिंदुत्व की बात हो, चाहे कट्टर इस्लाम की बात हो, कोई भी कट्टरता इस बार चुनाव में नहीं चली जी। बीजेपी हालांकि अगर आप टिकट देखने की बात करें, बहुत सारे उनके जो तेज तर्रार कट्टरपंथी नेता थे, चाहे वो साध्वी हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो और बड़े फायर ब्रांड, उन लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। लेकिन बीच में कुछ शुरुआत में डेवलपमेंट की बात हुई, काम की बात हुई, बीच में हिंदुत्व की बात होने लगी। लेकिन ओवरऑल जब विवेचना हो रही तमाम पूरे चुनाव की, तो ये पता चल रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो चल सकता है, लेकिन कट्टर हिंदुत्व पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए, बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और वो चलेगा नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है कट्टरता वाला, शायद शीर्ष नेतृत्व उसे पसंद नहीं कर रहा है, एक बात। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि नंबर 2 मोदी का कौन है, वो बहुत बड़ा सवाल है।
और वहां पर लड़ाई केंद्र में है कि नंबर 2 योगी आदित्यनाथ स्वाभाविक तौर पर अभी हैं, माने जा रहे हैं, जैसी उनकी ब्रांडिंग है, जैसा उनका बीजेपी का कोर वोटर जिस तरीके से आता रहा है अभी। अब वहां पर विवाद है कि मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद उस सीट पर दावेदारी होगी। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है महेंद्र जी, आपने दो चीज़ों की तरफ इशारा किया। एक तो आपने कहा कि भाई पिछले जो चुनाव हुए वो कोर कट्टर हिंदुत्व तो नहीं चला, तो इसको इससे पलट कर कहा जा सकता कि भाई मोदी के चेहरे पर सारे चुनाव लड़ते रहे, तो मोदी मैजिक भी नहीं चला। अगर कट्टर हिंदुत्व नहीं चला तो मोदी मैजिक नहीं चला। मोदी मैजिक का आधार भी कट्टर हिंदुत्व ही है। अगर गुजरात से आप निकल कर देखें, ठीक है, गुजरात मॉडल एक प्रस्तुत किया, लेकिन अब गुजरात मॉडल की हवा विपक्ष निकाल रहा है। हर तीसरे दिन एक वीडियो डालता है विपक्ष, देखो ये गुजरात मॉडल, ये गुजरात मॉडल। तो ये चीज़ें हो रही हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो महेंद्र सिंह ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्व का कार्ड है वो नहीं चला इस चुनाव में, और उसकी वजह से बहुत बीजेपी को वो अपार सफलता नहीं मिली। तो इस हिसाब से उनका मानना है कि नहीं, योगी की जो स्थितियां हैं, चूँकि वो कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और सुशासन प्रशासन, सख्त प्रशासन, बुलडोजर बाबा, तो उसको लेकर वो कह रहे हैं कि भाई जो कमंडल है, कट्टर हिंदुत्व का मंडल है और पीडीए मंडल है, तो अब क्या बीजेपी इस कन्फ्यूजन में है कि कमंडल की तरफ रहें या मंडल पूरी तरीके से पकड़ लें? क्योंकि बीजेपी ने जो गलती की ना, वो कमंडल के अंदर उसने मंडल डाल लिया, और जैसे वो उसने मंडल डाला तो कई डिबेट में हम लोग इसी पे चर्चा कर चुके हैं कि जो पीडीए वालों ने एक ईंटा मार दिया, कमंडल फूट गया, मंडल निकल कर बाहर घूम गया और चुनाव निपट गया। ब्रजेंद्र प्रताप, अनम्यूट करिए। अब दुर्गेन जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। जो अब उत्तर प्रदेश के हालात हैं और जो हम साथियों ने चर्चा की, दो बातें मैं पहले कहना चाहता हूं जी। कि एक तो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ राजनीतिक छलावा हुआ, बिल्कुल सही 17 से। जो आदमी, जिस आदमी का चेहरा देखकर उत्तर प्रदेश में 17 में लोगों ने वोट किया, सरकार बनाई, वो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा, कोई बात नहीं, राजनीतिक हालात हो सकते हैं, लेकिन पहले दिन से और कल 2 दिन पहले प्रयागराज में जो मुख्यमंत्री ने बैठक की जी, कुंभ की समीक्षा और राजनीतिक हार की समीक्षा, केशव प्रसाद मौर्य को लगातार विपक्ष से अपमान मिल रहा है और सत्ता के पक्ष ने भी केशव के सम्मान का ध्यान नहीं रखा जी। भारतीय जनता पार्टी को जब उत्तर प्रदेश में आधे रह गए हैं, हम सब चर्चा करते थे ना कि जा रहे हैं, साफ हो रहे हैं, कई लोग मेरी बात का समर्थन नहीं करते थे जी जी। उत्तर प्रदेश में जब पिछड़ी जातियों ने मंडल 2 की तरफ अपना रुख कर लिया, ऐसी स्थिति में भी अगर केशव प्रसाद को आज मोहरा कहा जा रहा है, एक यही केशव प्रसाद थे जब विश्व हिंदू परिषद के बाद, अशोक सिंघल के बाद ही कहा जाता था हिंदुत्व का बड़ा नायक है। परसेप्शन की लड़ाई में कल्याण सिंह, विनय कटियार और केशव प्रसाद मौर्य, इन सबके व्यक्तित्व की हत्या भारतीय जनता पार्टी संगठन या जो भी है मीडिया, इन सबने मिलाकर की। विनय कटियार को कभी हिंदुत्व का नेता कहते थे, उनको कुर्मियों और कटियारों और बिल्हौर का नेता बना दिया। कल्याण सिंह को लोधियों का नेता बना दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाने की तैयारी है। नहीं, ये तो बीजेपी करती है ब्रजेंद्र, मीडिया वाले तो हम लोग तो घंटी बजाने लगते हैं ऐसे ऐसे करके। जहां से मेहनताना मिला घंटी बजाने लगते हैं। मैं मीडिया को पूरा दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो पिछड़ी जातियों के बिखराव को रोक पाए, और उसके लिए उन्हें केशव प्रसाद मौर्य की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटने वाले नहीं दुर्गेन जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ऐसे हालात हैं। ये जो पूरा ड्रामा, पूरा अभिनय चल रहा है, राजनीति का जो ये ड्रामा चल रहा है कि आप मुख्यमंत्री को हिट करिए, ब्रजेश पाठक पहले
ब्राह्मणों के नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पहले कार्यकाल में जब वो कानून मंत्री थे तब ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर चिट्ठी और यात्रा निकाली थी दुर्गेश जी, याद है हाँ, आपको? याद है। आज वही अनुप्रिया पटेल, केशव मौर्य, अगर पिछड़ों की बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच सीधा कोई झगड़ा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ अपने अपमान से आहत दिखते हैं मुझे पूरे 10 साल में, 7 साल में। जी। केशव प्रसाद मौर्य जगह जगह अपमान किया है सरकार ने, वो मुख्यमंत्री के नाते हुआ हो, दूसरे लोगों ने किया हो, कुछ भी है, केशव प्रसाद के अपमान को पिछड़ी जातियों ने देखा और भारतीय जनता पार्टी से वो खिसक कर चले गए पीडीए अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने कितना जलील किया था केशव प्रसाद को, आपको याद है विधानसभा के अंदर? हाँ, स्टूल मंत्री कहा, पता नहीं क्या कहा, और स्टूल मंत्री के कहने के बाद छात्रसंघ स्टाइल में कहा था, हु हल्ला हल्ला करके, हाँ, कि बोलो मत। वो कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जब एक दूसरे के माता पिता तक पहुंच गए थे, वो भी स्थितियां देखी थी। माता पिता तक पहुंच गए। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ राजनीतिक छलावा किया, केशव प्रसाद मौर्य का लगातार अपमान किया। तो पिछड़ी जातियां देख रही थी कि जिस कुर्मी, काची, कुशवाहा, कोरी के साथ केशव प्रसाद के साथ भाजपा में जो लोग खड़े थे, वो आज अपने नेता से मिलने जा रहे हैं। 7 कालिदास मार्ग पर सैकड़ों विधायक उनके पास जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उदय भान करवरिया को जेल से बाहर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का खुद ही बता दिया, हम आपसे पूछने वाले थे, आपने पहले बता दिया। कंटिन्यू करिए। उदय भान करवरिया और इन कंपनी को खोल दिया। हर उस आदमी को मुख्यमंत्री ने प्रोटेक्ट किया जो केशव प्रसाद के खिलाफ लामबंदी करता है सियासी तौर पर। बावजूद उसके केशव प्रसाद मौर्य जहां हैं वहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी हटाने की स्थितियां नहीं। ये जो दिल्ली से लेकर यूपी तक का दुर्गेश जी खेल है, ये सिर्फ अखिलेश यादव से मोर्चा लेने की कहानी है। अच्छा, ये सबके सब ध्यान भटका रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल पिछड़ों के लिए लड़ने वाली हैं, पल्लवी पटेल भी लड़ने वाली हैं, राजभर भी लड़ने वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी लड़ने वाले हैं। ये जब इनकी जातियां, इनका वोट इनके घर से छिटक गया, भाजपा से पिछड़े लोग भाग गए, तब इनको याद आई है कि हाँ, पिछड़े के नेता को मजबूत करो। ये एक अभिनय किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को हटाएंगे, फिर छलावा करने जा रहे हैं। ये फिर छलावा हो रहा है। अगर तो ये जो उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव में ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है कि बन जाए, तो पिछड़ी जात के लोगों थोड़े दिन तक झुंझुना पकड़कर रखो उत्तर प्रदेश में। ये अच्छा, सही कह रहे हैं। ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को ये लगता कि अनुशासनहीनता है तो मुख्यमंत्री उनसे सवाल जवाब कर लेते। मुख्यमंत्री ने उनको कभी बगल की कुर्सी पर नहीं बैठाला। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक गोल मेज का जब मीटिंग होती है तो दोनों कैबिनेट मंत्रियों के बराबर ही बैठते हैं दुर्गेश जी, वो हमेशा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने का मतलब है कि अगल और बगल, दाएं और बाएं उनकी कुर्सियां पड़नी चाहिए। पूरे 17 से लेकर एक वक्त आपने देखा होगा, ब्रजेंद्र, एक वक्त आपने शुरुआती में जब बने हुए थे, 17 की बात कर रहे हैं, उस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से केशव प्रसाद और श्रीकांत शर्मा बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन थोड़ी दिनों बाद सीन बदला, फिर स्वतंत्र देव सिंह आ गए, फिर बहुत सारे बगलगीर बहुत सारे बदलते रहे। तो राजनीति में ये भी चलता रहता है। वो सब किया। पहले उन्होंने सरकार का प्रवक्ता बना दिया। हाँ, कैबिनेट बैठक का एक अलग आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नीचे किसी डिप्टी को स्वीकार ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यह है आप कल स्वतंत्र देव को या राकेश सचान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, कुर्मी कोटे से या दलित कोटे से किसी और को बना दीजिए, 5 चीफ मिनिस्टर डिप्टी कर दीजिए आप उत्तर प्रदेश में। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे और वही हैं। इन उप मुख्यमंत्रियों को उनका सम्मान नहीं मिला, उनकी ताकत नहीं मिली। ये केवल जनता के लिए कि हाँ भाई पिछड़ी जाति का है, एक पाठक है, ब्राह्मण जाति से हमने एक मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक नुकसान उत्तर प्रदेश में हो गया। इसका मतलब अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो समझ गए इसका मतलब कि ये मोहरा है। जनता भी समझ रही दुर्गेश जी, जनता भी समझ। अखिलेश यादव ने कह दिया, सही कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने केवल कह दिया। ठीक है, ठीक है। मैं हयात साहब को चर्चा में लेता हूँ। हयात साहब, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बड़े महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचती नजर आ रही है। अच्छा, अखिलेश यादव, हयात साहब, क्यों केशव मौर्य को बार बार टारगेट करते हैं? क्या अखिलेश यादव को कहीं ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य पीडीए का बहुत बड़ा नेता है,
कल हमें ओबीसी की राजनीति में बड़ी चुनौती देने वाला है। क्या अखिलेश यादव को ऐसा लगता है इसलिए उन्हीं को अटैक करते रहते हैं बीच बीच में? अखिलेश यादव भाजपा की इस पूरी, जैसे कुछ हमारे साथी कह रहे हैं नूरा कुश्ती, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आंतरिक कलह। नूरा कुश्ती और आंतरिक कलह का एक डिफरेंस है कि नूरा कुश्ती दिखावे के लिए है, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि तो दिखावे के लिए है, वो केवल इसलिए है कि पिछड़ा वोट जो है वो इंटैक्ट रहे। और आंतरिक कलह की बात, जिसको जो प्रोफेसर वर्मा जी ने बात की कि आंतरिक कलह है, तो उसके अपने अलग है। तो अखिलेश यादव इन दोनों स्थितियों का एक अभी फिलहाल वो एंजॉय कर रहे हैं, और जिसे कहते हैं चिढ़ा रहे हैं कि वो अब से नहीं चिढ़ा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने स्वीकार भी किया। अभी किसी ने पूछा था किसी इंटरव्यू में कि आप उन्हें क्यों चढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा इन लोगों ने हमें बहुत चढ़ाया है इसलिए आज हम इनको चढ़ा रहे हैं। उस आदमी ने बड़े सहज भाव से स्वीकार भी किया। एक चैनल के इंटरव्यू उन्होंने कहा कि भाई इन भाजपाइयों ने हमें बहुत चढ़ाया, तो अब हमारा नंबर है, हम चढ़ाएंगे इनको। वो सिर्फ इस पूरी उसकी जैसे कहते हैं कि चुटकियां ले रहे हैं। हाँ। और इस चुटकियों का, ये चिढ़ाने का परिणाम ये निकल रहा है कि धीरे धीरे पिछड़ों में भाजपा नेतृत्व के प्रति एक निगेटिव भावना घर कर। अब ये चुनाव में ही दिखाई पड़ गया। हाँ, अब ये चुनाव में दिखाई पड़ गया। ये जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ के लिए एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है जी। ये योगी जी के लिए भी लिटमस टेस्ट है, ये अखिलेश यादव जी के लिए भी लिटमस टेस्ट है, और ये केंद्र के लिए भी लिटमस टेस्ट है। अब इसमें केंद्र कहां से आ रहा है? बात यह कि इसमें योगी जी और अखिलेश तो दिख रहे हैं, इसमें केंद्र कहां से आ रहा है? देखिए, अब ये बात बिल्कुल ओपन हो गई है, खुल गया है कि केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी या एंटी योगी जी का जो पीछे लोग हैं, उनके पीछे लोग कौन है? भूपेंद्र चौधरी को भी शामिल कर लीजिए उसी खेमे में, मैं कह रहा हूं आपसे। हाँ, अब ये वो स्पष्ट है, शामिल कर लीजिए भूपेंद्र चौधरी को भी। बात नहीं रह गई है कि उसमें भूपेंद्र चौधरी भी हैं, उसमें आपके दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें केंद्र के भी कुछ मंत्री हैं, उसमें जो यहाँ से केंद्र के बड़े नाम हार गए वो हैं, और साथ में साथ वो लोग भी हैं जिनको अपेक्षित वोट नहीं मिला। अब आप एक चीज थोड़ा सा हम लोग एक सिर्फ महीना भर पहले जाएं, एक जब हार के बाद एक समीक्षा बैठक हुई थी बनारस में, शायद बनारस ही याद पड़ता मुझे, तो उसमें मंत्रियों ने और विधायकों ने शिकायत की थी, सांसदों ने, कि हमको प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया। अब आप समझिए, पहले प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया, तो क्या प्रशासन चुनाव कराता है? प्रशासन तो चुनाव कराता नहीं है, प्रशासन तो चुनाव के में निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। तो प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, ये सीधे सीधे अटैक था कि प्रशासन किसके पास है, किसके अंडर में? मुख्यमंत्री के अंडर में। तो प्रशासन ने हमें सहयोग नहीं किया, इसलिए हम चुनाव हारे। ये पीड़ा अमेठी की भी थी हयात साहब, खूब चर्चा थी कि अमेठी की भी पीड़ा थी। अमेठी वाली नेताजी ने फोन करके कहा भी था मुख्यमंत्री जी को, ऐसी चर्चा थी, पता नहीं कहा कि नहीं कहा, लेकिन चर्चा थी। उस पर जबरदस्त रिएक्शन हुआ उसके ऊपर। तो बात यह है कि प्रशासन किसके पास है? अब इस पर थोड़ा सा हम और एक थोड़ा सा पहले चले जाते हैं। 17 में जब योगी जी को संघ के वरदहस्त प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, तो देखिए योगी जी प्रशासनिक अनुभव के व्यक्ति नहीं थे जी। उनके लिए उधर प्रशासन के पर डिपेंडेंट होना मजबूरी थी, और वही चुनाव था उनका। अगर वो मंत्रियों के भरोसे, विधायकों के भरोसे रहते तो यूपी कब की निपट गई होती। लेकिन अब बात है प्रशासनिक न अनुभवहीन होने का फायदा कुछ वरिष्ठ प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने उठाया, और उससे छवि सरकार की भले धूमिल ना हो, लेकिन संगठन में सरकार की छवि बड़ी खराब चली कि साहब हमारी सरकार में हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही। मतलब इतने अधिकारी मनबड़ हैं कि विधायकों को थानों पे धरना देना पड़ रहा है। अब आप सोचिए पहले क्या स्थिति है कि हमारी सरकार है, हम अपनी ही सरकार के खिलाफ थाने पर तहसील में धरना दे रहे हैं। तो ये कहीं जो असंतोष और सफाई मौज ले रहे हैं, ये अखिलेश यादव तो पूरी वो समझ रहे हैं कि अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये छीका अपने आप टूट जाए। अभी तो 3 साल चुनाव में है, तो 3 साल में तो बहुत कुछ होना बाकी है अभी।
और 29 से पहले 27 आना, और 27 से पहले अभी ये 10 सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये बड़ा लिटमस टेस्ट साबित होंगे योगी जी के लिए भी, केंद्र के लिए भी और अखिलेश यादव। ठीक बात है। एमएल वर्मा साहब, चूंकि अब मेरे पास 1-2 मिनट का वक्त है और बाकी लोगों को फटाफट लेना है, तो मैं जरा जानना चाहता हूं कि ठीक है, सारे लोग मिलके योगी जी को अभिमन्यु बना दिए, दय तीर चक्रव्यूह में चलाए पड़े हैं। अरे भाई, भूपेंद्र चौधरी कौन सी भजिया तल रहे थे? उनको क्या कौशल विकास की ट्रेनिंग मिली है पकौड़ा तलने के लिए? वो क्या कर रहे थे कि भाई कैसे चुनाव जीता जाए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? और भूपेंद्र चौधरी ने क्या पहले आंखें क्यों नहीं तरी रही योगी आदित्यनाथ को बीच में कि भाई मेरे लोग बहुत पिट रहे हैं, जगह जगह थानों में लपड़ियाए जा रहे हैं, झपड़ियाए जा रहे हैं कार्यकर्ता, पहले क्यों नहीं कहा? तो भी मलाई काट रहे होंगे, चुप्पी से ले जाके एक फाइल रख दी होगी, लो भैया रख लो, जरा कर लो इसको। दुर्गेन जी, यही बात तो समझने की है जी। आप जानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो डिक्टेटरशिप वाले आदमी है। मठ में तो उनकी डिक्टेटरशिप चलती थी, सामने कोई बोल नहीं सकता था, वही आदत। अब लीजिए, और इसके बाद में आप महाराज जी को यहाँ डिक्टेटर कह रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, तो फिर पार्टी का क्या होगा? वो प्रदेश में तो पार्टी क्या होगा महाराज? तो यही स्थिति है जो आपके डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सारे विधायकों, सारे लोगों की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ये तो डिक्टेटरशिप की बात है। नंबर 2, मुख्यमंत्री शिप जो मिली उनको, वो तो किसी तरह से ऐसे मिल गई बिना मेहनत के। जैसे कि अभी बिरजेन जी कह रहे थे कि वास्तव में मौर्य जी ने तो मेहनत किया, 27 साल बाद सत्ता में आए और मेहनत किया मौर्य जी ने, और मुख्यमंत्री शिप मिल गई मोदी जी को, योगी जी को। और योगी जी को मिलने का कारण केवल संघ था। और एक चीज और बता दो, इसके पीछे राज, अगर आप लिस्ट उठा करके देखिए तो क्षेत्र प्रचारक आपके कौन? ठाकुर। आपके अवध क्षेत्र के प्रांत प्रचारक कौन? ठाकुर। आपके काशी क्षेत्र संघ तो हरदम अपर कास्ट में वहां प्रभुत्व रहा है, योगी जी ने थोड़ी भर्ती करा दिया वर्मा जी। तो संघ में तो हरदम अपर कास्ट रहे हैं लोग। इसका मतलब संघ का नेतृत्व अपर कास्ट के हाथ में रहा है हरदम, आरएसएस हरदम रहा है। आप तो संघ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और पूरी लिस्ट मेरे सामने रखी है। तो कुल मिलाकर के यह है कि ये तो मौर्य जी को समझ लेना चाहिए कि चाहे जितना मेहनत कर ले, इनको कोई नहीं पूछेगा, इनको जो जेन्युइन पद है वो नहीं दिया जाएगा। तो आक्रोश तो होना स्वाभाविक है। अरे भाई, हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम बनाया ना वर्मा जी, बनाया ना। चुनाव में एक नए खिलाड़ी से पिट गए, उसके बाद लाके बैठाया, बन जाओ डिप्टी सीएम बनाया। की बात होती है। चलिए ब्रजेन कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए ब्रजेन कुछ कहना चाह रहे हैं। कह रहे पुनर्मतगणना हो जाए। हाँ, उस कलेक्टर ने बात नहीं मानी और पूरे 5 साल रहा है वहां। और गोरखपुर से ही आया था, सुजीत कुमार कलेक्टर था और भ्रष्टाचार का आरोपी था जब एसडीएम हुआ करता था। और तो तमाम जगह उत्तर प्रदेश में पुनर्मतगणना हुई, लेकिन केशव प्रसाद के कहने पर 2 बूथ की मतगणना नहीं हुई दोबारा, और 5 साल कलेक्टर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी स्वयं से उधर उनका कुछ रुख नहीं। तो अखिलेश यादव ने बहुत बार अभी कहा कि भाई 3000 से मेरा ये हरा दिया, 5000 से हरा दिया। तो मुझे लगता है कि पुनर्मतगणना इस बार लोकसभा में 10 सीटों पर हो जाए तो 10 और कम हो जाएंगी फिर, जो आप बात कह रहे हैं। अखिलेश के पास 10 बढ़ जाएंगे। ठीक है, हयात साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, एक चीज जो आपने कही कि योगी जी हिंदुत्व का मोदी जी से बड़ा चेहरा जी, क्या ये बात शीर्ष में बैठा, दिल्ली में बैठा नेतृत्व नहीं समझ रहा है? और वरिष्ठता अनुक्रम में अगर देखा जाए तो योगी जी अभी काफी नीचे हैं। तो लड़ाई दिल्ली के तक की है और रण क्षेत्र यूपी है। ये आप सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए। है, अगर यूपी में योगी जी बने रहे तो दिल्ली भी चला जाएगा गुजरात वाली के पास से। अब हिंदुत्व का बड़ा चेहरा रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं हयात साहब, क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया, बोलिए क्या कह रहे हैं? अगर योगी जी दिल्ली में, लखनऊ में, यानी यूपी में बने रहे तो दिल्ली भी उन्हीं के पास आ जाएगा। तो जो तो बिल्कुल योगी जी की कहीं मंशा होगी और योगी के समर्थक भी चाहते होंगे भाई लड़ाई तो दिल्ली की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मोहरा यूपी वाले हैं, आते जाते रहो। अब वो कह रहे हैं जो डबल इंजन है ना, उसमें तीसरा इंजन संटिंग वाला आ गया है, वो संटिंग करता है ऊपर नीचे दिल्ली और लखनऊ। अब आप समझिए, पहले क्या मोदी जी ने वरिष्ठता अनुक्रम को बाईपास करके खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे?
तो आज वही स्थिति आ रही है जो 2014 की स्थिति थी, 2029 में वही स्थिति आनी ठीक है, ठीक है। महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, चूंकि कार्यक्रम खत्म हो गया, बड़ी चर्चा बड़ी दिलचस्प हो गई, बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए व्यूह रचना तो दोनों तरफ से हो रही है, और व्यूह रचना में जीतेगा वही जिसके पास ज्यादा तर्क में तीर होंगे, और ऐसे तीर तो सत्ता की जो बैकिंग कहते हैं ना, वो अब वो चाहे आरएसएस की बैकिंग मिल जाए, उसको शीर्ष नेतृत्व की बैकिंग मिल जाए, और जो सोशल इंजीनियरिंग है उसकी बैटिंग मिल जाए, तो सहयोगी दलों की बैटिंग मिल जाएगा, जीतेगा वो। लेकिन एक बात मानिए कि अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ओके नहीं है। ये तो मीडिया कह ही रहा है। ब्रजेंद्र, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा कि उदयभान करवरिया और पूरा करवरिया परिवार आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन लोगों को आप। ये अचानक इनका बड़ा चरित्र बड़ा अच्छा हो गया और ये बिल्कुल बाहर आ गए। अचानक एक भाई का चरित्र अच्छा हुआ है, जिसकी पत्नी विधायक थी भारतीय जनता पार्टी से, नीलम करवरिया जी। बाकी तीनों एक माँ के कोख से पैदा हुए थे, कपिल मुनि करवरिया और दूसरा जो भाई है सूरज भान, तीनों पैदा हुए। वो बहुजन समाज पार्टी में थे, इसलिए उनका चरित्र अच्छा नहीं हो पाया। दोनों भाई बहुजन समाज पार्टी में थे इसलिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, विधायक था, और उसकी पत्नी भी विधायक हुई, उसी का चरित्र अच्छा हो गया, और गवर्नर ने उसको कह दिया कि भाई जाओ, अब तुम्हारी सजा माफ, जाओ घर के बाहर जाओ। बीच में बहुत दिनों तक उनको पैरोल मिली, और पहली बार इलाहाबाद में स्टेनगन से AK-47 से किसी विधायक की हत्या हुई थी, दुर्गेन जी। हाँ। और संजय दत्त जैसा फिल्म अभिनेता, जिसके बाप केंद्र सरकार के मंत्री होते थे, सुनील दत्त जी, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का प्रिय व्यक्ति, उसकी पत्नी विधायक, प्रयागराज में कुंभ के पहले वो जेल से बाहर आ गया है। जिस विधायक की हत्या हुई थी, जवाहर यादव और जवाहर पंडित, उसकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट जा रही, बिजमा यादव, वो भी विधायक रही। तो मसला ये है कि चुन चुन कर दिया जा रहा है मुकदमे वापसी करने का काम। तो मुख्यमंत्री भी अपना खेमा तैयार कर रहे हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य के पास पिछड़ी जाति के, दलित जातियों के विधायकों का आना जाना है, तो मुख्यमंत्री भी अपनी पूरी फील्डिंग सजाए हुए हैं दुर्गेन जी। हिला नहीं पाएगा कोई उनको, वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है। मैंने इसीलिए इस कार्यक्रम का जो शीर्षक ही रखा है पावरफुल योगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर ML वर्मा, हयात उमर साहब, महेंद्र सिंह साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया। वास्तव में योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे नहीं हैं। वो एक बहुत ही प्रभावशाली नेता बन के इस देश में उभरे हैं, और वो पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी में अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।